जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। कोलकाता के परेड ग्राउंड में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया। पीएम मोदी भी पहुंचे, अमित शाह भी, राजनाथ सिंह भी, कई बड़े नेता बीजेपी के वहां पर पहुंचे थे। लेकिन इस समारोह के साथ साथ बीजेपी ने आने वाले 5 बड़े फैसले भी तय कर लिए हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह के बीच में इस शपथ ग्रहण से पहले एक बैठक हुई थी। ये बैठक शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई नहीं थी कि इसमें क्या होगा नहीं होगा। ये बैठक जुड़ी थी कैबिनेट के फैसलों से, आगे के एक्शन से, क्योंकि जो इस वक्त अमित शाह की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है वो ये साफ दिख रहा है कि बंगाल उनकी प्राथमिकता है। बंगाल में किस तरह से आगे बढ़ना है, खास तौर से राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले को लेकर, इस पर अमित शाह का फोकस बहुत ज्यादा रहने वाला है। और शुभेंदु अधिकारी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ पश्चिम बंगाल में गृह मंत्रालय जो है, वो जो उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा में एक चूक है, एक छेद था, वो छेद भरने की तैयारी में है। इन्होंने 5 बड़े फैसले करने के 5 बड़े फैसले किए हैं, तय किया है कि आगे क्या होगा। इसमें सबसे पहले न्याय की बात होगी, न्याय दिलाना। किसे? आरजी कार रेप केस में इसका मामला तेज होगा। आरजी कार रेप केस का जो ममता बनर्जी के समय में अटका पड़ा था और यहाँ पर ममता बनर्जी के कैडर के लोग वहां शामिल थे। इस मामले में जो मुख्य आरोपी है उसको तो सजा हुई है, लेकिन उसके साथ और भी चीजें खुली थी कि अस्पताल में और क्या क्या होता है। तो इसको लेकर अब बंगाल पुलिस को इस पर एक्शन लेने के लिए तेजी के लिए कहा जाएगा। इसके अलावा कोलकाता में एक लॉ कॉलेज में हुआ था जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी का ही एक नेता उसमें शामिल था। वो मामले जो है वो कहीं इधर उधर मीडिया में आए और उसके बाद इधर उधर हो गए, लेकिन अब वो बीजेपी के फोकस में है। और इसके अलावा एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश खाली, शाहजहां शेख सबको याद होगा कि हिंदू महिलाओं के पर अत्याचार करने वाला, उनका रेप करने वाला, उनको परेशान कह सकते कि जिंदगी नर्क बनाने वाला वो आदमी, और वो कौन? बांग्लादेशी घुसपैठिया जो यहाँ पर संदेश खाली में राजा बन के बैठा हुआ था। और उसकी कुर्सी किसने लगाई थी? ममता बनर्जी ने। जब संदेश खाली के हालात जैसे कि कभी फिल्मों में दिखता है, वैसे हालात दिखे कि किस तरह किसी भी घर से हिंदू औरत को उठाकर ले जाते थे। किसी के घर में शादी होती थी तो दुल्हन पहले इनके यहाँ जाया करती थी कि रात हमारे यहाँ बिताएगी, उसके बाद तुम्हारे पास आएगी। ये शाहजहां शेख और उसके गुंडे करते थे, टीएमसी वाले। अब यहाँ पर जब ये पकड़ा गया शाहजहां शेख, इसकी गिरफ्तारी हुई, तो इसमें जो गवाह था उसका एक्सीडेंट करा के वो मर गया। अब वो एक्सीडेंट अपने आप हुआ, कराया गया, अब ये तो जांच का विषय है। तो यहाँ बंगाल में तो ये सब चल रहा था, लेकिन बीजेपी ने अभी तय किया है कि संदेश खाली की जांच प्राथमिकता में ली जाएगी। इसमें जो कमियां छोड़ी गई उसको, उन कमियों को पर ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही कमेटी बनाई गई थी जिसमें कई महिलाएं थी और पूर्व डीजीपी थे यूपी के। ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी जो उस समय आई थी संदेश खाली में। अब वो कमेटी फिर से एक्टिव होगी। उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को क्या क्या मिला, क्या क्या देखा, वो सब पुलिस से साझा किया जाएगा। तो ये जो बड़े मामले थे जिन्होंने पूरे बंगाल को झकझोर दिया, तो उन मामलों में अब बीजेपी उन मामलों को पुलिस में सबसे ऊपर फाइल रखने वाली है। साथ ही जो फैसला, एक न्याय की बात है, दूसरा है लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना, कल्याणकारी योजनाओं की बात। और इन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ जुड़ता है पश्चिम बंगाल के ऊपर पड़ा हुआ कर्ज और पश्चिम बंगाल की खराब आर्थिक स्थिति। अब इन दोनों पर साथ में फोकस होगा। देखिए, कई योजनाएं हैं जो ममता बनर्जी ने लागू नहीं की। क्यों नहीं लागू की? क्योंकि इन्हें लगता था कि इससे तो भाई बीजेपी को फायदा होगा और मुझे जो है राजनीतिक तौर पर लोग ये समझेंगे कि भाई सब तो बीजेपी कर रही है और लोग जो है उनका झुकाव बीजेपी की तरफ हो जाएगा। तो इन्होंने अपना राजनीतिक फायदा सोचा, लेकिन लोगों का फायदा नहीं सोचा। इसलिए कई योजनाएं इन्होंने फाइलें दबा कर रख ली, कुंडली मारकर बैठ गई, लेकिन लागू नहीं होने दी बंगाल के अंदर। जिसमें एक महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना, इसको लागू करना, इसका फैसला होने से पहले ही ये बात तो कह दी गई थी। अमित शाह ने भी, पीएम मोदी ने भी कह दी थी। पीएम मोदी ने तो भाषण में ही कह दिया था जीत के
शाम को जो भाषण हुआ था कि आयुष्मान योजना पहली कैबिनेट में पास होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या किया, आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी। क्या लाई, स्वास्थ्य साथी। लेकिन एक राज्य योजना ला रहा है और एक केंद्र योजना ला रहा है, दोनों में अंतर होता है। केंद्र की योजना में ज्यादा व्यापक होती है, ज्यादा लोग कवर होते हैं, उसका सिर्फ पश्चिम बंगाल से मतलब नहीं होगा, पश्चिम बंगाल का कार्ड सिर्फ पश्चिम बंगाल में चलेगा, लेकिन आयुष्मान का कार्ड जो है वो पूरे भारत में चलेगा। तो ये बेसिक अंतर इनमें होता है, लेकिन ममता बनर्जी ने लागू नहीं होने दी। लेकिन अब जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, वहां पर अधिकारी है, उनको एक्टिव कर दिया गया है कि जो राज्य सरकार के अधिकारी हैं और केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, अब इसको लेकर तालमेल हो रहा है, क्योंकि आयुष्मान योजना केंद्र की है तो उसमें ज्यादातर पैसा केंद्र का होगा और इसका अधिकतर खर्च केंद्र सरकार उठाती है, तो इसलिए केंद्र के साथ समन्वय के साथ लाया जाता है। क्योंकि बंगाल में अभी तक लाया नहीं गया था तो शुरुआत ही होनी है, इसीलिए अधिकारियों को काम पर लगा दिया गया है कि आयुष्मान योजना अगले कुछ महीनों में यहाँ लागू हो जानी चाहिए। इसके लिए 2700 करोड़ का बजट दिया गया है और टारगेट रखा गया है कि 1 महीने के अंदर कितने लोगों को इसमें शामिल करना है और किस तरह से रोड मैप होगा। आपके पास डेटा है लोगों का और उन तक कैसे पहुंचना है, चाहे उसमें आंगनबाड़ी वर्कर्स के जरिए पहुंचा जाता है और वहां पर जो स्वास्थ्य सेवा केंद्र है उनके जरिए पहुंचा जाता है। तो इससे जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। इसमें बुजुर्गों के लिए भी, बुजुर्गों के लिए सीमा और ज्यादा है, वैसे लोगों के लिए 5 साल है, बुजुर्गों के लिए 25 लाख, 5 लाख और 25 लाख है। तो ये फायदा लोगों को मिलने जा रहा है। इसके साथ ही पीएम श्री योजना, जिसमें कि मॉडल स्कूल बनाए जाते हैं, इस पीएम श्री योजना में देखिए जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है वो आती है और स्कूलों के लिए, मॉडल स्कूलों के लिए सरकार से आपको पैसा मिलता है। तो यानी कि एक जो राज्य है वो स्कूलों पर पैसा खर्च करता है अपने बजट से। तो अब जब आप पीएम श्री योजना अपना लेंगे तो इसमें क्या होगा कि आपको पहले तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, एनईपी का पूरी तरह पालन करना होगा। 3 लैंग्वेज पॉलिसी आपको लगानी होगी, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी में 2 देश की है, 1 विदेश की है। बंगाल है तो बांग्ला पढ़ाओ, महाराष्ट्र है तो मराठी पढ़ाओ, आप बिहार में है तो हिंदी पढ़ाओ, या आपको जो भी भाषा लगती है वो पढ़ाए, स्कूल अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। तो ये है, लेकिन आपको यहाँ पर स्कूल बनाने में पैसा देगी कौन, केंद्र सरकार पैसा देगी। तो इससे राज्य पर बोझ कम हो जाएगा। तो अभी पीएम श्री योजना लागू होगी जिसमें मॉडल स्कूल बनेंगे और ये स्कूल देखिए भले केंद्र सरकार बनाएगी, लेकिन अगर लोग जाते हैं स्कूल में, बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या उनको पता है कि दीवारों का पैसा कहाँ से आया है। तो ये लोगों को तो ये लगता है कि हाँ भाई राज्य सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की अच्छी सुविधाएं हैं, लेकिन ममता बनर्जी को ये रास नहीं आता, उनको ये अच्छा नहीं लगा। अगर स्कूल बन जाते अतिरिक्त तो ये बुरा हो जाता, तो इसलिए इन्होंने पीएम श्री योजना भी लागू नहीं होने दी। जल जीवन मिशन के तहत कई इलाके अभी भी बंगाल में हैं जहां पर पानी, साफ पानी नहीं आता है, जैसे उत्तरी बंगाल का इलाका है या और दूर दराज के इलाके हैं जहां पर नल नहीं पहुंचा है। ममता बनर्जी ने यह भी लागू नहीं किया, अभी भी लोग गंदा पानी, तालाब का पानी ये सब पीते हैं। सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, यहाँ सब के इलाके हैं जहां पर पानी की किल्लत है। तो अब जल जीवन मिशन को बंगाल में पूरी तरह से लागू किया जाएगा, जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इसी तरह से जी राम जी बिल यानी कि मनरेगा, जो बदलाव हुए ममता बनर्जी तैयारी नहीं हुई कि वो बदलाव मुझे करने चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर सरकार बदलेगी तो जी राम जी बिल और मनरेगा के नए नियम वहां पर लागू होंगे। पीएम आवास योजना तो सिर्फ लागू करने की बात नहीं है, यहाँ तो लागू तो है लेकिन इसमें कई गड़बड़ियां हुई। यहाँ पर अपने छोटे घरों को बड़ा बना लिया गया, जिनको जरूरत नहीं थी उन्होंने भी हड़प लिया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को पीएम आवास के तहत घर मिल गए, और जब ये गड़बड़ियां सामने आई तो इसकी जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा, लेकिन ममता बनर्जी जांच कराएं तब तो। यहाँ तो गड़बड़ हुई है इन्हीं के लोगों की मिली भगत से कि जिनको जरूरत नहीं थी उनको भी घर मिल गया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं, नेताओं के घर जो है वो बड़े होते चले गए। और तो ये पीएम आवास योजना यहाँ ठीक तरीके से लागू की जाएगी ताकि सब तक पहुंचे और सही व्यक्ति तक पहुंचे। तो इन सब योजनाओं के लिए अधिकारियों को एक्टिव कर दिया गया है, जिम्मेदारी दे दी गई है। देखिए कैबिनेट की मीटिंग तो अभी बाद में होगी क्योंकि अभी मंत्री नहीं बने हैं, लेकिन तब तक काम रुकना नहीं चाहिए। यहाँ 4 तारीख को नतीजे आने के अगले दिन से ही चीजें शुरू हो गई, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है, बहुत सारे बातें हैं और बहुत सारा काम करना है। तो इसलिए शुरुआत तभी से हो गई है कि अब
केंद्र के अधिकारी और राज्य के अधिकारी आपस में कोऑर्डिनेट करें कब कैसे क्या लागू किया जा सकता है। जब कैबिनेट बन जाएगी, मंत्री बन जाएंगे, फिर उनसे मंजूरी लेके चीजें चल जाएंगी। तो आप प्रोसेस जब तक कम से कम चलाइए, ये चीजें हो रही है। और जो बैठक हुई है शुभेंदु अधिकारी अमित शाह के बीच में, वही बातें इसमें तय की गई है कि हमें आगे अब ध्यान देना है अपने वादे पूरे करने पर, किस तरह से बंगाल में चलना है। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा। बंगाल पर इस वक्त 8 लाख करोड़ का कर्ज है और ये बहुत बड़ा कर्ज है। यहाँ कई राज्य ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है इसका आधे से भी कम कर्ज होगा, किसी के पास तो और भी कम कर्ज होगा। लेकिन ममता बनर्जी ने बंगाल की हालत बहुत बुरी कर दी। वही हो गया कि आय से अधिक खर्चा हो गया, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया 5-5 हजार करोड़ रुपए ये अल्पसंख्यकों पर खर्च कर रही थी एक साल में, और भी जो रेवड़ियां बांट रही थी उस पर भी। तो इससे आपको सही कामों के लिए पैसा कहां से आएगा। अब क्या है, देखिए केंद्र की योजनाएं अगर लागू होती है तो उसमें अधिकतर पैसा केंद्र देता है, जिससे कि राज्य सरकार का पैसा बच जाता है। अब इस एक उदाहरण से समझिए, अगर स्वास्थ्य सखी योजना ममता बनर्जी चला रही थी तो टीएमसी की सरकार को उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ आयुष्मान योजना बनेगी, यहाँ चलेगी, तो पैसा कौन देगा, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का पैसा बच जाएगा। इसी तरह से कोऑर्डिनेशन होता है। केंद्र सरकार योजना क्यों बनाता है जब किसी राज्य में लागू ही ना हो, केंद्र तो पूरे राष्ट्र की सरकार है। तो ममता बनर्जी यहाँ पर यही नुकसान अपना भी करती थी और राज्य के खजाने का भी करती थी। इसके अलावा घोटालेबाजों का भी इलाज होगा। और जो काम अभी थमा नहीं है, ये नहीं कि चुनाव के बीच में रुक गया। ईडी ने अभी कुछ दिन पहले छापेमारी की है और समन जारी किया है टीएमसी के 2 मंत्रियों को, जो अभी पूर्व मंत्री थे पिछली सरकार में, उन्हें बुलाया है पूछताछ के लिए। नगर पालिका में भर्तियों को लेकर घोटाला हुआ, यानी कि पैसे लेकर अयोग्य लोगों को भर्ती दी गई, योग्य को रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसके खिलाफ पहले ही मामला चल रहा है, लेकिन ईडी जिस तरह से दबिश दे रही है, जो रंगदारी सुपारी तरह तरह के कामों में लगा हुआ है, ये सोना पप्पू को तो पकड़ा ही गया, साथ ही इस मामले में कोलकाता के पूर्व कमिश्नर जो हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो धरपकड़ चल रही है। ये घोटालों को अब तेजी मिलेगी, क्योंकि पहले क्या होता था, देखिए ईडी आती थी जांच करने के लिए, ना पुलिस से सपोर्ट मिले, ना आपको प्रशासन से सपोर्ट मिले। आईपैक में क्या हुआ ये तो सबने देखा कि ममता बनर्जी कैसे खुद दौड़ी चली आई। तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपसे चीजें छुपाने में प्रशासन ही मदद करेगा, तो दिक्कत होती थी। लेकिन अब ईडी को क्या होगा आगे, ईडी का दफ्तर भी है वहां कोलकाता में, तो ईडी को अब सपोर्ट मिलेगा राज्य से, और वही दफ्तर भी बना हुआ है। तो फिर आराम से पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, गिरफ्तारी के लिए ले जाया जाएगा, तरह तरह के काम होंगे। तो अब ईडी के लिए वहां पर कार्रवाई करना आसान होगा। ये सब चीजें प्लानिंग में है कि घोटाले जो लंबे समय से चलते आ रहे हैं, शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन घोटाला, इन सबको जो है अपने अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो एक तरह से 3-4 विंग तैयार हो रही है। एक जो है वो घुसपैठियों पर काम करेगी, घुसपैठियों को निकाला जाएगा। दूसरी प्रशासन पर काम करेगी। तीसरी सुरक्षा व्यवस्था पर काम करेगी। बीजेपी के लिए बंगाल जीतना सिर्फ जीत नहीं है, बल्कि एक मकसद है कि बंगाल के हालात बदलना, वहां पर बदलाव लाना, और वहां पर जो घुसपैठियों का राज हो गया है उसे खत्म करना। तो यही बीजेपी अब इस मकसद में लगी हुई है। अब तो ओथ भी हो गई है, कैबिनेट मंत्री भी तय हो गए, मंत्रालय वो पहले ही लगभग तय हो गए होंगे, काम शुरू हो चुका है। घुसपैठिए जो बचे हुए हैं वो भागने की कोशिश में है कि किसी तरह से निकल ले यहाँ से, कि इससे पहले निकाले जाए, डिटेंशन सेंटर में रख दिए जाए। तो वो निकलने की कोशिश में है। शुभेंदु अधिकारी चेतावनी दे चुके हैं कि जब तक जिंदा हूं भय नहीं फैलने दूंगा। जो टीएमसी ने डर पैदा किया हुआ था वो नहीं होने दूंगा। तो तेवर भी साफ है, इरादे भी साफ है, और साथ में इरादों के लिए प्रयास भी होने लगे हैं। तो जल्द ही बंगाल में बड़े फैसले, बड़ा बदलाव नजर आने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।